हाँ, तो विद्यार्थियों, आज आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका मधु कांकरिया है। ये जो पाठ है ये यात्रा वृतांत है। यात्रा पर घूमने जाते थे और वहां का वर्णन कलमबद्ध करके लोगों के ज्ञानार्जन के लिए कवि लोग, लेखक लोग प्रस्तुत करते हैं। उन यात्रा वृतांत का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उस लेखिका का परिचय, बड़ा संक्षिप्त परिचय। मधु कांकरिया नाम है। इनका जन्म कोलकाता में सन 1957 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र में किया था। कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही थी। इसके बाद वहीं से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास पत्ताखोर, कहानी संग्रह सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए व अंत में ईसु। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में नए विचार और नई संवेदना के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय है समाज में व्याप्त समसामयिक समस्याएं। ये इनके मुख्य विषय है। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज, भावपूर्ण, प्रभावमयी और वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक है। ये मधु कांकरिया का एक संक्षिप्त परिचय आपने। अब हम पाठ को लेते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय देते हैं। यह पाठ यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, उनके अभाव और उनकी मेहनत का भी रेखांकन किया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग, हिमालय तक जाने के जो मार्ग हुए हैं उस मार्ग को बनाने में, उसके निर्माण करने में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है, अद्भुत मेल है। उसके पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का आभास होता है। हमारे इस क्षेत्र के इस एरिए पर हमेशा चीन की कुदृष्टि रहती है। आज भी चीन हमारे इस क्षेत्र पर नजरें गड़ाए हुए बैठा है। एलएसी का विवाद आज भी हमारे सामने उपस्थित है। हमारी भारत सरकार की सेना, भारत सरकार, भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये इस बात का परिचय है। अब देखिए, मैं ये जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है इसको सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पाठ को जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक जगह सेवन सिस्टर्स फॉल, वाटरफॉल का जिक्र आएगा। सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनों की भूमि, 7 बहनों की भूमि यानी सप्तभगिनी राज्य।
वो 7 राज्य हैं, इनको मिला करके 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर। नंबर 1 असम, एक राज्य असम राज्य। नंबर 2 मिजोरम, मिजोरम। नंबर 3, नंबर 2 मिजोरम। नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 5 मणिपुर, मणिपुर। नंबर 6 मेघालय, और नंबर 7 त्रिपुरा। इन 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 बहनों की भूमि 7 सिस्टर्स, यानी सप्त भगिनी राज्य के नाम से जाना जाता है। इन्हें पैराडाइज अनएक्सप्लोर भी कहते हैं। इन्हें पैराडाइज अनएक्सप्लोर के नाम से भी, ये 7 राज्य हैं, इनको मिलाकर। तो यहां पर उसी गंगटोक तथा हिमालय के क्षेत्र का वर्णन इस पाठ के में किया गया है। इस पाठ का सार इन 13 बिंदुओं में बांटा गया है। नंबर 1 गंगटोक, गंगटोक की एक मोहक रात। नंबर 2 गंगटोक का सुंदर प्रातःकाल। नंबर 3 युमथांग के मार्ग के दृश्य। नंबर 4 ऊंचाई की ओर, क्योंकि वहां ऊंचाई और नीचाई, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से उतरना। नंबर 5 इस स्थिति को देख करके लेखिका की मन स्थिति। नंबर 6 पल पल दृश्य परिवर्तन, बार बार दृश्य का बदलना। नंबर 7 सौंदर्य में परिश्रम से हाथ। वहां सुंदर दृश्यों में, वहां सुंदरता के रूप में परिश्रम से लेखिका आहत हो जाती है कि कितना परिश्रम लोगों को। नंबर 8 लायुंग में पड़ाव। नंबर 9 लायुंग की शाम और सवेरा कैसा। नंबर 10 कटाओं की ओर। नंबर 11 लेखिका के मनोभाव इस स्थिति में क्या आती है। नंबर 12 युमथांग पहुंचना, और नंबर 13 में वापसी की यात्रा। ये पूरा यात्रा वृतांत इन 13 बिंदुओं में बांटा गया है। सबसे पहला आता है गंगटोक, यानी गंगटोक की एक मोहक रात। कैसी लगती है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। गंगटोक नगर रात में रोशनियों से झिलमिला रहा था। लगता था कि तारे आकाश से उतरकर धरती पर जगमगा रहे हों। लेखिका ने क्या कहा है, जैसे किसी ने आकाश को उल्टा
सिक्किम के लोग मेहनती और स्वभाव से मस्त हैं। सिक्किम, ये वही सिक्किम का जहां चीन विवाद उत्पन्न करता है। सिक्किम के लोग मेहनती और स्वभाव से मस्त हैं। लेखिका गंतोक की जादू भरी रात पर मुग्ध हो रही थी। उसका मन इंद्रियों से परे एक अनुभव में लीन था। गंतोक का सुंदर प्रातःकाल, ये तो सायंकाल रात की मोहक रात का दृश्य। रात के बाद जब सुबह होती है, क्या धीरे धीरे सुबह का उजाला होने लगता है। लेखिका के होठ पर एक नेपाली युवती से सुनी प्रार्थना घूम रही है। लेखिका के होठ पर एक नेपाली युवती से प्रार्थना घूम रही है, यानी लेखिका नेपाली युवती से सुनी हुई एक प्रार्थना को गुनगुना रही है। वो प्रार्थना क्या है? साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका बालकनी पर खड़ी होकर प्रातःकालीन सौंदर्य को निहार रही है, सुंदरता को देख रही है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा बादलों की ओट में छिपी थी। लेखिका के ड्राइवर ने बताया कि यूमथांग के मार्ग पर गहरी और फूलों से लदी घाटियां मिलेगी, लेकिन लेखिका वहां बर्फ होने के बारे में पूछ रही थी। लेखिका को बर्फ के प्रति आकर्षण था, बर्फ की जिज्ञासा थी। यूमथांग के मार्ग के दृश्य कैसे? यूमथांग का जो मार्ग है, उस मार्ग के जो दृश्य है, उस दृश्य का वर्णन। यूमथांग के रास्ते में धूपी और पाइन के वृक्ष थे और एक स्थान पर सैकड़ों सफेद बौद्ध पताकाएं लहरा रही थी। नार्गे, ड्राइवर का नाम था नार्गे, ने बताया कि बुद्ध की बड़ी मान्यता है। यहां पर बुद्ध की बहुत मान्यता है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला है। किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए वे पताकाएं लगाई जाती है, श्वेत पताकाएं मृत्यु होने पर। किसी नए काम के आरंभ होने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। लेखिका अपनी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर को एक टक देख रही थी। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु, अखबारों में दलाई लामा के बारे में पढ़ते होंगे आप। उसकी तस्वीर लगी हुई थी, उसको एक टक देख रही थी। आगे बढ़ने पर कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान आया। कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान आया। लेखिका को बताया गया कि सिक्किम की लेप्चा तथा भूटिया जातियां, लेप्चा तथा भूटिया। एनसीसी में हमारे एक उस्ताद थे, उस्ताद मतलब गुरु, जो हमें एनसीसी के वो सिखाते, वो डीवाई लेप्चा, आज भी मुझे याद है, उनका नाम था डीवाई लेप्चा। तो सिक्किम की लेप्चा तथा भूटिया जातियों के बीच वहीं पर शांति वार्ता का प्रारंभ हुआ था। शांति वार्ता का प्रारंभ उसी स्थान पर हुआ था। मार्ग में एक कुटिया में एक घूमता चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। यह चक्र सारे पापों को धोने वाला माना जाता है। इसको देख करके लेखिका ने अनुभव किया कि सारे सिक्किम में लोगों की मान्यता, विश्वास, पाप पुण्य संबंधी विचार और कल्पनाएं एक जैसी है। जैसे हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में मान्यता है, वही मान्यताएं यहां भी है।
वही विश्वास यहां भी है, पाप पुण्य संबंधी विचार भी यहां हमारे यहां जैसे ही हैं, सारी कल्पनाएं एक जैसी है। अब ऊंचाई की ओर चलते हैं। लेखिका की जीप धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। अब मार्ग में चलते हुए स्वेटर बुनने वाली युवतियों और भारी वजन ढोटे नेपालियों के घर दिखाई दिए। वृक्षों के बीच घाटियां और घाटियों में वृक्षों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दिए, छोटे छोटे घर। हिमालय का ये विराट रूप सामने आ रहा था। हिमालय नजदीक आता चला जा रहा था, जिसे दर्शक और तीर्थयात्री सदा देखने को ललायत रहते हैं। उस हिमालय को दर्शन करने के लिए, उस हिमालय को देखने के लिए सभी लोग बड़े ललायत रहते हैं। अब रास्ते छोटे संकरे हो गए, घुमावदार होने लगे, क्योंकि पहाड़ काट करके रास्ते बनाए गए। घाटियां नीचे छूटती गई, चौड़ी वादियां सामने आने लगी। भीमकाय पर्वतों और घाटियों के बीच चलते हुए लेखिका को लगा था कि मानो वह किसी हरियाली गुफा के बीच जा रही हो। घुमावदार रास्ते आने लगे पहाड़ के चारों ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते घुमावदार होते चलते पहाड़ पर। लेखिका की मन स्थिति, उन दृश्यों से उल्लसित अन्य यात्री गा रहे थे। क्या गा रहे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अन्य यात्री गा रहे हैं। लेखिका का मन एक ऋषि की तरह शांत था। उसका मन शांत था, एक ऋषि की तरह बिल्कुल शांत। वह जीप से बाहर मुंह निकालकर दूध के धार जैसी झरनों की चांदी की चमक तरह चमकती तीस्ता नदी को निहार रही थी, जो कि उस रास्ते के साथ साथ चल रही थी। वो तीस्ता नदी उस रास्ते के साथ जीप अचानक से सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरने के पास रुक गई। वो सेवन सिस्टर्स जो मैंने बताया था, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को मिलाकर के सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उनके नाम पर सेवन सिस्टर वाटरफॉल यानी पानी का झरना नामक झरने के पास रुक गई। सभी यात्री इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में उतारने लगे। खटाखट क्लिक की आवाज आने लगी, फ्लैश चलने लगे, फोटो खींचने लगे। लेखिका जीप से उतरकर एक भारी शिला पर जा बैठी। झरने की संगीतमय ध्वनि उसके भीतर संगीत जगाने लगी। उसने झरने के पानी में पैर डुबोए तो उसके मन में कविता जाग उठी। झरने की निरंतरता देख उसे लगने लगा कि वह भी स्थान और समय के बंधन से मुक्त होकर जलधारा के समान बहे जा रही है। उसका मन निर्मल होता है। बहती हुई जो धार होती है वो सारे स्थान, समय और बंधन, सीमाओं से मुक्त होती है, वो बहती हुई निकलती है। उसका मन भी इसी तरह निर्मल हो गया। दृश्य परिवर्तन, जीप आगे बढ़ी तो पर्वतों के नए नए रूप रंग सामने आने लगे। ऊपर घने बादल छाए हुए थे। प्रकृति लेखिका को जीवन के नए नए रहस्यों से परिचित करा रही थी। थोड़ी देर बाद जीप रोकी गई तो पर्वतीय सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने था। मानो चारों ओर स्वर्गीय सुंदरता बिखरी पड़ी थी। वहां एक ही क्षण में प्रकृति के विविध स्वरूप सामने आ रहे थे। एक ही क्षण विविध स्वरूप सामने दिखाई, तरह तरह के बदलते हुए रूप दिखाई सामने दे रहे थे। चारों ओर स्वर्गीय सुंदरता दिख रही थी। झरने
तिस्ता नदी, मंडराते बादल, हिलोरे लेते फूल आदि जैसे एक लय और ताल से गतिशील थे, ऐसे लग रहे थे। लेखिका के मन में ऋषियों का महामंत्र चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहो, निरंतर गतिशील रहो। प्रकृति भी गतिशील है, तुम भी गतिशील रहो, चलते रहो। वह अप्रतिम सौंदर्य उसे ईश्वर से निकटता का अनुभव करा रहा था। वहां का जो दृश्य था, सौंदर्य में परिश्रम से लेखिका आहत हो गई। उसके सौंदर्य स्वप्न को झटका लगा। उस मनमोहक दृश्य को देखते हुए लेखिका कुछ दूर निकली तो उसे एक विपरीत दृश्य दिखाई दिया। कुछ पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ रही थी। निराला ने कहा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पट पर, यहां पर उस पहाड़ क्षेत्र में जहां सौंदर्य का अपूर्ण भंडार था, वहां पर पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ रही थी। उनके कोमल हाथों में भारी कुदाल और हथौड़े थे, क्योंकि पत्थर काट के ही तो रास्ते बनाए जाते। वे पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम में लगी हुई थी, पहाड़ को खोद करके रास्ते बनाने का। इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच जीने के लिए संघर्ष करते मनुष्य को देखकर लेखिका का मन आहत हो गया। काम करने वाले कर्मचारी से पता चला कि वह काम खतरों से भरा था, उसमें अनेक जानें जा चुकी थी। कब कौन सा पत्थर खिसक करके पर्वतों पर भूस्खलन, आप चाहे जब समाचारों में देखते हैं, पर्वत खिसक जाते हैं, तोड़ते तोड़ते पता लगा जाने कौन सी चट्टान राती हुई ऊपर से आए। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों का दृश्य याद आ गया। वहां आदिवासी स्त्रियां पीठ पर बच्चे को बांध पत्ते इकट्ठे कर रही थी। डोकू होता है जिसमें बच्चों को पीठ में बांध देते हैं, पत्ते इकट्ठे कर रही थी। उनके सूजे हुए पैर इन पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़े छाले एक ही कहानी बयां कर रहे थे कि समाज में एक तरफ ऐश और आराम के सारे साधन उपलब्ध हैं, तो दूसरी ओर अभाव, संघर्ष और आंसू है। लेखिका के सहयात्री मणिबेन और जितेन भी वहां आ पहुंचे। लेखिका को दुखी देखकर जितेन समझाने लगा कि इन आम आदमियों में न उलझकर वे पहाड़ों की सुंदरता को देखे। लेकिन लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि वे श्रमजीवी लोग समाज में से कितना कम लेते हैं और समाज को कितना ज्यादा लौटाते हैं। कितना कम लेकर के कितना ज्यादा लौटाना, यही सरकार की नीति है। टैक्स के रूप में हमसे कितना कम लेते हैं और विकास के रूप में कितना हमको लौटाते हैं। सारी सुख सुविधाएं, बिजली, लाइट, चौड़ी चौड़ी सड़कें, यातायात के साधन, ये श्रमजीवी, क्योंकि पूरा समाज इन श्रमजीवी पर कितना कम लेते हैं और कितना ज्यादा लौटाते हैं। लायुंग में पढ़ाओ, अगला लायुंग में पढ़ाओ। जीव आगे बढ़ी। मार्ग में लेखिका ने बहुत से बच्चों को स्कूल से लौटते देखा। इन बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था। अब रास्ते संकरे और खतरनाक हो चले थे। आगे जो रास्ते थे वो संकरे हुए थे, खतरनाक हो चले थे। जब एक जगह पर नरभक्षी जानवरों से सावधान रहने की चेतावनी लिखी हुई थी कि यहां पर जंगली जानवर है, उनसे सावधान रहे। लेकिन लेखिका को तो यहां याक ही दिखाई दिए। याक एक जानवर। रास्ते में गाय चराकर लौटती औरतें और चाय बागानों में पत्तियां चुनती स्त्रियों को देखते हुए लेखिका लायुंग नामक छोटी बस्ती में जा पहुंची। सभी को
वहीं रात्रि विश्राम करना था, वही रात को रुकना था। लायूं की शाम और सवेरा लेखिका तीस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गई। वातावरण में शांति छाई हुई थी। शाम ढल रही थी। मंद मंद वायु में पेड़ पौधे हिल रहे थे। नदी की कलकल ध्वनि के साथ मंदिरों में बजती घंटियां और आकाश में छाए बादलों से ढका चांद, पक्षी और मनुष्य घरों को लौट रहे थे। शाम का वक्त हो गया था। लेखिका भावुक उठी। उसने नदी के पानी से अंजलि भर ली और मन ही मन प्रार्थना की कि उसके मन की सारी मलिनताएं इस धारा में के साथ बह जाएं, सारी बुराइयां इस नदी की धारा के साथ बह जाएं, समाप्त हो जाए। लकड़ी के बने हुए छोटे से विश्राम गृह में जितेंद्र गाने की तेज आवाज पर नाचने लगा और धीरे धीरे सारे यात्री उसके साथ घेरा बनाकर नाचने लगे। मस्ती का माहौल था। लायूं की सुबह शांत और सुंदर थी। लेखिका अकेले ही टहलने निकल गई। उसे वहां बर्फ देखने की उत्कंठा थी, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। वहां एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ गिरना कम होता जा रहा है। ये प्रदूषण हमारी प्राकृतिक शोभा को नष्ट कर गिरना कम होता जा रहा है। उसने कहा कि बर्फ देखनी है तो कटाव पहुंचो। अब कटाव की ओर प्रस्थान। अगला बिंदु कटाव। लेखिका ने हिम दर्शन की आशा लिए कटाव को प्रस्थान किया। रास्ता बड़ा खतरनाक था। धुंध और बारिश खतरे को और बढ़ा रही थी। ड्राइवर महज अंदाज से गाड़ी चला रहा था। छोटी सी जगह थी। जरा सी चूक होने पर सब कुछ समाप्त हो सकता था। सभी लोग खतरे के आभास में मौन थे। रास्ते में चेतावनी और सावधानी बरतने के संदेश लिखे थे। आधे रास्ते बाद धुंध छटने लगी। नार्गे कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाव को उसने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताया। स्विट्जरलैंड है। लेकिन लेखिका की सहेली ने कहा कि नहीं, स्विट्जरलैंड ना इतनी ऊंचाई पर है और ना इतना सुंदर है। अर्थात कटाव स्विट्जरलैंड से भी सुंदर बताया गया, अच्छा बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। कटाव के पास आने पर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। लगता था जैसे किसी ने उन पर सफेद पाउडर छिड़क दिया हो। जीप रुकते ही सभी सैलानी बर्फ पर उछलने लगे। लेखिका का मन हुआ कि वह बर्फ पर लेटकर इस दृश्य का आनंद ले, लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे। लेखिका का मनोभाव उन बर्फ से ढके शिखरों को देखकर लेखिका के मन में आध्यात्मिक भाव उमड़ने लगे। एक तो पहले तीस्ता नदी, 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास उसकी मन स्थिति का वर्णन किया है। यहां पर फिर लेखिका में आध्यात्मिक भाव उमड़ने लगे। उसे लगा कि ऐसे ही शांत और दिव्य वातावरण में ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। यहां दार्शनिक हो गई लेखिका। उस संपूर्ण सौंदर्य को देखकर बड़ा अपराधी भी करुणा से भर जाएगा। मणिबेन के मन में दूसरे ही विचार उठ रहे थे। वह कहने लगी कि वे हिमशिखर पूरे एशिया के जल स्तंभों के समान थे। सर्दियों में वे बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेते हैं और गर्मियों में पिघलकर प्यासे कंठों को जल वितरण किया करते हैं। बड़ी सुंदर प्रकृति की जल व्यवस्था। सर्दियों में जम करके और गर्मियों में वो पिघल पिघल करके नदियों के रास्ते से हमारी प्यास बुझाते हैं, हमको हमारे जल के अभाव को समाप्त करते हैं, जल वितरण किया करते हैं। यूमथांग पहुंचना अगला बिंदु। सैलानी यूमथांग की ओर बढ़े। रास्ते में फौजी छावनियां मिली। वह बॉर्डर एरिया था, सीमा स्थल था, बॉर्डर एरिया का सीमा स्थल था। लेखिका ने एक फौजी से कहा कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी।
उस समय वहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। फौजी ने उदास हंसी के साथ उत्तर दिया कि देश के लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए वे वहां पहरा दे रहे थे। सोचा है कभी? ऐसी परिस्थिति में हमारे वीर सेनानी पहरा देते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिससे कि हम यहां सुरक्षित हैं। इन पहाड़ियों पर दुर्गम पहाड़ियां हैं। लेखिका का मन उदास हो गया। वह सैनिक के चुनौतीपूर्ण जीवन और पहाड़ी रास्तों के निर्माण में हताहत हुए लोगों के बारे में सोचने लगी। रास्ते के मनोरम दृश्य देखते हुए सैलानी युमथांग जा पहुंचे। कटाव देखने के बाद युमथांग उनको कुछ फीका सा लगा। वहां एक सिक्किमी युवती से जब लेखिका ने पूछा कि क्या वह सिक्किमी है, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, वह इंडियन है, यानी भारतीय। यह सुनना लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग पूरी तरह से भारत में घुल मिल गए हैं। वापसी की यात्रा, अगला लास्ट बिंदु। लौटते समय जितेन लेखिका को तरह तरह की जानकारियां देता है। उसने बताया कि वहां एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पद चिन्ह अंकित है। आगे एक स्थान की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि वे खेदुम कहा जाता है, उसे खेदुम कहा जाता है। उस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। जो भी वहां गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। लेखिका ने पूछा कि क्या तुम पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो जीभ निकालकर बोला कि सिक्किम के लोग पर्वतों झरनों की पूजा करते हैं, वो वहां गंदगी। जितेन ने बताया कि गैंगटॉक नहीं, गंगटोक असली शब्द है। इस स्थान का नाम गैंगटॉक नहीं, गंगटोक असली शब्द है। गंगटोक असली नाम है। गंगटोक का अर्थ होता है पर्वत। गंगटोक का अर्थ पर्वत होता है। उसने कहा कि युमथांग को पर्यटन स्थल बनाने में भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता का बड़ा योगदान था। जीप आगे बढ़ती चली। उस एरिया में कई फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई है। गाइड फिल्म की शूटिंग भी उसी एरिया में हुई थी। तो ये आपके पाठ का पूरे का सारांश हमने 13 बिंदुओं में आपके सामने रखा। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ें, और बड़ा सुंदर पाठ है ये। जब तक हम इसकी रीडिंग नहीं करेंगे पाठ का समझ पाना असंभव है। अतः आप पाठ्य पुस्तक खोल करके आज हमने पाठ के पूरे सार को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इसकी एक बार रीडिंग अवश्य करें, इसके प्रश्न उत्तरों को करने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।